अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं किरण नाज। 8 महीने 235 दिन 5640 घंटे ये गुजर जाने के बाद भी इमरान खान अब तक ये तय नहीं कर सके कि उनकी हुकूमत किसने गिराई है। पहले सारी दुनिया को बताया कि हुकूमत अमेरिका ने गिराई है, शहबाज हुकूमत को इम्पोर्टेड किया कहा उन्होंने, अस्करी क़यादत को अमरीकी सहूलतकार होने का तासुर दिया उन्होंने, अवाम के जज्बात उभारे, सड़कों पर लाए, लोगों को यकीन दिलाते रहे कि जितनी भी सियासी जमातें उनके खिलाफ इकट्ठी हुई हैं वो तो अमरीका के कहने पर एक हुई हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्युटली नॉट कहने की सजा दी जा रही है। अमेरिका साजिश करके हमारी हुकूमत कराता है, उस साजिश में इस मुल्क के मीर और मीर जाफर और मीर सादिक गद्दारी करते हैं। बैरूनी साजिश के तहत हमारी हुकूमत इसलिए कराई गई कि हम किसी की गुलामी करने के लिए तैयार नहीं थे। आज से 1 साल पहले इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, उसी दिन लिखा गया था कि इसकी कीमत अदा करनी पड़नी है। इस बयानिए को लेकर मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत को गद्दार साबित करने की कोशिश की गई, ट्रेंड्स चलाए गए, सफीरों से मुलाकातों को सबूत के तौर पर पेश करने की कोशिशें की गई। लेकिन अब खान साहब एक और बयानिया लेकर आए हैं। वो कह रहे हैं उन्हें निकालने का फैसला तो नवाज शरीफ और जनरल बाजवा के राब्तों के बाद हुआ, जिसका यकीन उन्हें गुज़िश्ता बरस अक्टूबर में जनरल फैज हमीद के DGISI के ओहदे से हटाने के बाद हो गया था। वो तो उसी वक्त समझ गए थे कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने उन्हें हटाने का फैसला कर लिया है। इंतहाई शरीफाना और मासूमाना सवाल ये कि खान साहब आप खुद बताएं कि आपकी कौन सी बात पर एतबार किया जाए। अगर मान लिया जाए कि ये फैसला मुल्क की सियासी जमातों ने अस्करी क़यादत की मदद से किया, तो खान साहब आप तो कहते थे कि अगर दबाव डाला गया तो दबाव डालने वाला घर जाएगा या फिर आप अवाम में जाएंगे, लेकिन इन दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ। आप आखिरी दिन तक इक़्तिदार बचाने की कोशिश करते रहे, उसी जनरल बाजवा को एक्सटेंशन की ऑफर करते रहे, उन्हें न्यूट्रल रहने का कहते रहे, हालांकि आपने ही बताया कि इस्लाम न्यूट्रल रहने की इजाजत नहीं देता। अवाम में आप उस वक्त आए जब आपको हाथ पकड़कर वजीर आजम हाउस से बाहर निकाला गया। इमरान खान के इल्जाम एक तरफ, लेकिन मोने सलाही के बाद उनके वालिद साहब ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि उन्हें इमरान खान की तरफ जनरल बाजवा ने भेजा था। लेकिन खान साहब यहां भी मानने को तैयार तो नहीं है। आप कहते हैं कि यहाँ भी दो तरफा गेम जारी था और अब इस वक्त भी खान साहब असेंबलियाँ तहलील करने की बातें कर रहे हैं, लेकिन तारीख का ऐलान नहीं कर रहे हैं। हुकूमत की तरफ से शराइत मुस्तरद होने के बाद उन्होंने एक और ऑफर कर दिया है। तो आज के इशू पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम शर्मिला। हिना परवेज भट्ट साहिबा मेरे साथ मौजूद है, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा है, आपको भी खुशामदीद। अमीर अब्बास साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अमीर। शर्मिला, आपसे बात का आगाज करते हैं। परवेज इलाही साहब ने मोनिस के बयान की तस्दीक कर दी है कि उनको जनरल बाजवा ने भेजा था। जनरल बाजवा ने मोनिस को PTI और चौधरी शुजात को PDM की तरफ भेजा। अच्छा, तो इस बात की तस्दीक तो ज्यादा आप लोग ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि जब ये PDM में जमातों को शामिल किया जा रहा था तो इसका टास्क तो जरदारी साहब के पास था। बताइएगा जरा हुआ क्या था काफ लीग के साथ। जी बहुत शुक्रिया किरण। देखिए, जहां तक PDM का ताल्लुक है तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक बहुत बड़ी कामयाबी है और बहुत बड़ी काविश है कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे तमाम अपोजिशन की जमातों को इकट्ठा करना जो एक जमहूरी सोच रखती हैं और इस मुल्क में हकीकतन एक तब्दीली चाहती थी। ये एक कम्प्लीटली जमहूरी अमल था और पीपल्स पार्टी आपको पता है कि हमेशा एक इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करती, कंसेंसस पॉलिटिक्स करती है। हमने एक कंसेंसस डेवलप करा कि मुल्क में तब्दीली की ज़रूरत है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से इमरान खान को पार्लियामेंट से बाहर निकालना है और इस मुल्क को हकीकी तौर पे दोबारा एक माशी और एक जमहूरी रास्ते के ऊपर लेकर आना है। अब जहाँ तक ताल्लुक है परवेज इलाही का और चौधरी बरादरान का, तो देखिए ये उनकी मर्जी है कि किसके साथ वो जाना चाहते हैं। यहाँ कोई किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। जहाँ तक मोनिस इलाही का बयान है वो उसके बारे में खुद ही उसकी वजाहत दे सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगी कि मैंने जो फेयरवेल स्पीच सुनी थी जनरल बाजवा की, उसमें उन्होंने ये कहा था कि जी 70 साल बाद पिछली फरवरी के अंदर हमने ये फैसला किया कि जी फौज को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। पॉलिटिकल होने का आई थिंक दिस सेज इट ऑल।
सही। महीना साहिबा, खान साहब के मुताबिक उनके साथ डबल गेम हो रहा था, तो क्या अब आप लोगों के साथ भी, आपकी हुकूमत पे भी कोई डबल गेम हुआ है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू किरण, अगर हम इस पूरी सिचुएशन को एनालाइज करें तो हम देखें कि सबसे पहले मुसर्रत चीमा ने जो है जनरल बाजवा के अगेंस्ट बात की। उसके अगले दिन हमने देखा कि मोनस अलाई का एक इंटरव्यू आया और उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया कि हम तो PTI की तरफ जनरल बाजवा की वजह से आए, और उन्होंने बड़ा क्लियर इंडिकेशन दी कि बाजवा साहब जो हैं वो तो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे थे। उसके बाद कल हमने इमरान खान साहब का एक इंटरव्यू देखा जो आपने चलाया अभी, जिसमें इमरान खान साहब कह रहे थे कि मेरे साथ बाजवा साहब ने डबल गेम खेली। और आज बड़ा अच्छा लगा कि अभी मैं देख रही थी कि परवेज़ इलाही साहब का इंटरव्यू आ गया और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई डबल गेम नहीं थी। तो मुझे लगता है कि मोनस इलाही का इंटरव्यू और परवेज़ इलाही के इंटरव्यू ने ये साबित कर दिया कि इमरान खान जो है वो झूठ बोल रहे थे। चाहे डबल गेम की बात हो, चाहे कोई भी बात हो ना, तो इमरान खान साहब की किसी बात पे भी एतबार नहीं करना चाहिए। और दोनों इनके जो चौधरीज हैं, परवेज़ इलाही साहब और मोनस इलाही ने सबसे पहले तो इमरान खान को, वैसे परवेज़ इलाही साहब ने एक और बात भी कही ना कि जनरल बाजवा ने उनको कहा था PTI की तरफ जाने का। तो अगर आप उनकी एक बात पर यकीन करेंगे तो दूसरी बात पर भी यकीन करेंगी? देखें किरण, बिल्कुल मैं चाहूंगी कि जब तक बाजवा साहब आके इस बात की खुद क्लैरिफिकेशन नहीं देते क्या हुआ क्या नहीं, तो आई थिंक वो ही हमें सच बता सकते हैं। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि इमरान खान साहब टीवी पे आते हैं, एक बात करते हैं, वो भी उन्होंने वेट किया कि एक जनरल साहब की रिटायरमेंट हो उसके बाद वो आके बात करें। वैसे तो उन्होंने उससे पहले भी शुरू कर दी थी, लेकिन अब क्लियरली वो आना शुरू हो गए। और हमें बड़ा ये देखते को नज़र आ रहा है कि पहले मोनस इलाही साहब का एक बयान आता है, फिर परवेज़ इलाही साहब का खुद बयान आ जाता है, और ये तो अब जनरल बाजवा साहब भी शायद टीवी पे आके क्लियर कर सके, हमें भी पता चलेगा कि सच क्या है। नहीं, मैं आपके यकीन की बात कर रही हूँ ना, क्योंकि आपने उनके पहले स्टेटमेंट को कोट किया कि परवेज़ इलाही साहब ये बात कर रहे हैं, तो मैं इसीलिए पूछ रही हूँ कि उनके दूसरे स्टेटमेंट पर भी आप उसी तरह से मनोन यकीन करती हैं जैसे पहले स्टेटमेंट को कोट कर रही हैं आप? देखें किरण, मैं तो बिलीव करती हूँ कि सियासत में हमें पास्ट में सीखना चाहिए। कोई भी अदारे ने या कोई भी फ़र्द ने अगर कुछ गलत किया है तो हमने एक ही बयानिया किया, स्पेशल मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए। और अगर हमें लगता है कि विद द न्यू स्पेशली आर्मी चीफ एंड द न्यू होल थिंग्स कमिंग फॉरवर्ड, और चीज़ें अगर न्यूट्रल हो जाती हैं, हो गई हैं या इससे आगे बढ़ते हैं, तो उसको हमें वेलकम करना चाहिए रादर देन क्रिटिसाइजिंग। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप अमीर अब्बास साहब जी। इसी बात को बढ़ाते हैं ना आगे। अमीर अब्बास साहब, जो आगाज में मैंने अपना एक पूरा इब्तिदाइया लिया है, अवाम भी कंफ्यूज हो रही है ना, खान साहब अपना एक नैरेटिव क्यों नहीं बिल्ड कर पा रहे हैं? किसने गिराई है खान साहब की हुकूमत? देखिए, खान साहब जहां तक अमेरिका का जिक्र करते हैं ना, मैं नहीं समझता कि उसमें उस हद तक सदाकत होगी जिस हद तक खान साहब उसका जिक्र करते हैं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अमेरिका ने जनरल बाजवा को अपनी नाखुशगवारी कन्वे की हो कि आपके वज़ीर-ए-आज़म हमारे ताल्लुकात ख़राब कर रहे हैं, या आपके वज़ीर-ए-आज़म ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन मैं नहीं समझता इमरान खान साहब का ये बयान ठीक है कि अमेरिका ने साजिश के तहत उनकी हुकूमत कराई। देखिए, अमेरिका जब कोई साजिश करता है ना, तो उसकी हमारे सामने चार बड़ी शक्लें नज़र आती हैं। बाज़ लोगों पे वो डायरेक्ट अपने CIA के एजेंट्स भेजता है, जैसे उसने मुसद्दिक की हुकूमत गिराने के लिए रूजवेल्ट का जो पोता था कैमेट रूजवेल्ट, उसको ईरान भेजा और उसने वहां जाके रजा शाह पहलवी से मुलाकातें करके और पूरी ये कॉन्स्पिरेसी हैच की कि हमने मुसद्दिक की हुकूमत कैसे गिरानी। या वो असैसिनेशन अटेम्प्ट्स करता है, जैसे उसने लेटिन अमेरिका में किया, जैसे उसने फिडेल कास्ट्रो को मारने के लिए 600 से ज्यादा अटेम्प्ट्स की, एंड सो ऑन। कुछ और शक्लें उसकी। ऐसी कोई शक्ल हमें अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान में नजर नहीं आती है। हाँ, जहां तक जनरल बाजवा का मामला है, तो मैं समझता हूं कि जनरल बाजवा इसके अंदर बिल्कुल उनका किरदार था। इसमें बहुत सारे ऐसे शवाहिद हमारे सामने मौजूद हैं। एक होता है, देखें, एम्पिरिकल एविडेंस, एक होता है वाकयाती शवाहिद, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस,
इसके बेशुमार सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस मौजूद उनके हैं। सपोर्ट में मौजूद हैं या उनके खिलाफ मौजूद हैं? जनरल बाजवा की, तो आप देखें ना, अगर काफली के आप स्टेटमेंट्स को देख रहे हैं तो वो तो लग रहा है कि बाकायदा सपोर्ट में जा रहे हैं। मुझे देखें, मैं उस तरफ आता हूं जो मुनीर सलाई ने स्टेटमेंट दी। देखिए जनरल बाजवा ने, यानी 2-3 ऐसी जमातें हैं पाकिस्तान में, अगर वो कोई पॉलिटिकल मूव करें, जिन्होंने पहले भी इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर पॉलिटिकल मूव की हो, इमरान खान के साथ भी वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर बैठी हो, और फिर वो इमरान खान के लाडले, इस्टेब्लिशमेंट के लाडले इमरान खान को छोड़कर वो किसी और के पास जाके बैठ जाए और हम कहें कि वो फितरी उनके अंदर जमीर जाग गया था। वो 6 सीटों की बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं, उसमें 6 वाले भी हैं, हाँ। उसमें ज्यादा वाले भी, उसमें 1 सीट वाले भी एक साहब हैं, तो वो 3-4 पार्टियां बन जाती है। सो ये हो नहीं सकता। देखिए अब हम लोगों को इतना भी बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। हाँ, पीपल्स पार्टी नून लीग बिल्कुल उनकी इमरान खान से मुखालफत थी, वो हटाना चाहते थे, डे 1 से हटाना चाहते थे इमरान खान को। वो कहते थे सिलेक्टेड है, ना निकम्मा है, ना लाइक है, सो एंड सो। बिलावल ने सिलेक्टेड नाम दिया था पहली बार असेंबली में, और उनकी ऑपोजिशन थी, वो बिल्कुल सराखों पे ऑपोजिशन का काम है। वो अगर इमरान खान नहीं सही परफॉर्म कर रहे थे, इनका राइट था। लेकिन ये जो और 3-4 लोगों ने बीच में डंडी मारी है ना, वो नहीं हो सकता, वो इतना आसान काम नहीं है। और अब वो लोग देखे ना, मोहसिन दावड़ क्या कह रहा है जी, छोड़ दें सबको, छोड़ दें, हमें छोड़ दें। मोहसिन दावड़ ने क्या कहा परसों कौमी असेंबली में खड़े होकर कि तुम तो अपने केसेस माफ करवाने के लिए आए थे। उससे पहले असलम भुतानी ने क्या कहा, और खालिद मक्सी। नहीं, फिर मैं सवाल ले लीजिए, एक तरफ जैसे आप कह रहे हैं सपोर्ट किया, अब अगर वो सारी जमातें उठकर जो खान साहब के साथ थी, वो सारी की सारी जमातें अगर उठकर उन्हीं के कहने पर दूसरी तरफ चली गई, तो फिर ये काफली दूसरी तरफ चली गई, ये पीटीआई की तरफ चली गई, फिर ये क्या हुआ है? काफली तो आधी होगी ना, वो तो स्प्लिट हो गई। लेकिन एक ही शख्स आधी जमातों को इधर भेज रहा है, आधी जमातों को उधर भेज रहा है। ये मुनीर सलाई की स्टेटमेंट है। मैं मुझे नहीं लगता कि ये इस तरह से हुआ होगा। अच्छा, यहाँ अगर इसको मान लें, अगर हम बाय कर लें जो मुनीर सलाई ने कहा, इसका मतलब है कि जनरल बाजवा वो तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चला रहे थे कि पीडीएम को और इमरान को आपस में लड़ाओ। वो यही चाहते थे ना, जब उन्होंने एक ही फैमिली को डिवाइड करके एक को उस खाने में डाल दिया, उसको खाने में डाल दिया, इसका मतलब है वो दोनों को लड़ाना चाहते हैं और वो अमन नहीं चाहते। तो वो उससे उनको क्या फायदा हासिल हो रहा है? वही तो कह रहा हूं कि उससे, इसलिए मुझे मुनीर सलाई की बात से मैं कन्विंस नहीं होता। दूसरी बात ये देखें किरण, मुनीर सलाई कह रहे हैं कि बाजवा साहब ने कहा कि आप इमरान खान के साथ खड़े हो जाए, इमरान खान को फायदा देना चाहते थे। अगर वो इमरान खान को फायदा देना चाहते थे तो कौन सा फायदा इमरान खान को मिला? इमरान खान के ऊपर मुकदमात की फहरिस्त आप उठा के देख लें, 30 के करीब मुकदमात, दहशतगर्दी का मुकदमा, वो तो जस्टिस। वैसे व्हाट आई बिलीव, मुझे लगता है कि खान साहब को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि उससे 8 महीने पहले जो खान साहब का एक ग्राफ था ना पॉपुलैरिटी का, वो बिल्कुल डाउन हो गया था। अगर वो इलेक्शन में चले जाते उनके लिए मसाइल होने थे। मसाइल क्या, वो तो फारिग हो गए थे। 8 महीने तो खान साहब को बहुत फायदा हासिल हो गया है। फारिग हो गए थे, मसाइल तो बहुत मामूली लफ्ज है। अगर इमरान खान इलेक्शन में चले जाते, इमरान खान का नाम और निशान नहीं था। बिल्कुल लैंडस्लाइड विक्ट्री ले रही थी। खान साहब को तो फायदा हो गया, उनका बयानिए को बाय कर रहे हैं। वो तो देखे ना, वो जितने भी बयानिए बना रहे हैं वो बाय कर रहे हैं। शर्मिला से जरा पूछते हैं, शर्मिला की इससे पहले खान की रजीम चेंज की बात करते रहे, इंपोर्टेड सरकार आप लोगों की हुकूमत को कहते रहे, ये जो आप लोगों की कोलिशन की गवर्नमेंट है। अब कल वो कह रहे हैं कि उनको तो अक्टूबर नवंबर से मालूम हो गया था, जिस वक्त वो एक तैनाती का मसला हुआ था, वो एक सिग्नेचर का मसला हुआ था। वो कह रहे हैं उनको तो जब से ही पता चल गया था कि बाजवा साहब की और नवाज शरीफ साहब की कोई मीटिंग हुई है, और उस मीटिंग के बाद से उनको पता चल गया था कि वो खान साहब को रिप्लेस करना चाह रहे हैं। देखिए किरण, अनफॉर्चुनेटली खान साहब की किसी भी बात को आप संजीदगी से नहीं ले सकते, क्योंकि एक्सपीरियंस शोज कि वो बहुत जल्दी यू टर्न ले लेते हैं। और ये तो मेरा ख्याल है, ये जो अमरीकी साजिश का जो एक इन्होंने एक रेटोरिक बनाया था, वो हमें शुरू दिन से मालूम था कि ये एक बयानिया है जिसको वो लेके आगे चल रहे हैं, बिकॉज यू नोज एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स पाकिस्तान के अंदर हैं, एंड इट्स वेरी वेरी इजी कि आप उसके ऊपर एक पूरा नैरेटिव बना दें। और यही हुआ कि अमेरिका की गुलामी नहीं करेंगे। कौन कहेगा भाई कि अमेरिका की गुलामी करनी? कौन चाहता है अमेरिका की गुलामी करना? तो ये तक नैरेटिव है, गुलामी सिर्फ अल्लाह ताला की है। सो इसको, मजहब को और एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स को जब वो साथ लेके चले, तो ऑफ कोर्स इट वाज गोइंग टू सेल, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। उसके बाद जब जलसे जुलूस हो गए तो फिर उन्होंने यू टर्न ले लिया। उन्होंने कहा कि जी छोड़ें, पुरानी बात हो गई, हम तो अब अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। तो जब उन्होंने ही छोड़ दिया किस्सा, तो फिर हम उसको पकड़ के क्या करें?
पहले तो ये इनकी डिमांड थी कि जी इसके ऊपर तहकीकात करें, फलां करें, ये करें, वरना मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं धरना कर दूंगा, मैं फलां कर दूंगा, मैं इसके अलावा बात करने को तैयार नहीं। फिर he just abandoned that narrative. He said let it go. लेकिन शर्मिला देखिए, so, वो किस्सा तो उन्होंने अमेरिका को इंटरव्यू देते हुए भी कह दिया था कि वो पीछे रह गया है, लेकिन अब उन्होंने एक नया किस्सा उठा दिया है ना, उन्होंने सबका सब सारा मलबा जो है वो जनरल बाजवा पे डाल दिया है कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और उनकी हुकूमत गिराने वाले आप थे। बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन अगेन ये बयानिया कब तक और इस पे कब यू टर्न लेने वाले हैं वो? देखिए, मैं यहाँ पर बैठ के, आई एम नॉट एन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, मैं यहाँ पर बैठ के नहीं कह सकती कि किसने किसकी पुष्टपनाही की, लेकिन वी ऑल नो, और हम शुरू दिन से कह रहे हैं दैट ही वाज सिलेक्टेड, और वो हमेशा एम्पायर की उंगली का इंतजार करते रहे। तो ये तो एक हकीकत है ना कि सियासत में मुदाखलत रही, क्योंकि अगर जनरल साहब खुद अपनी फेयरवेल स्पीच में ये कह रहे हैं कि 70 साल से पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत रही और पिछले फरवरी को ये फैसला किया कि जी अब नहीं होना चाहिए, तो उसका मतलब ये है कि 70 साल से तो मुदाखलत रही है। दिस इज एन एडमिशन अनफॉर्चुनेटली। और पाकिस्तान की चेकर हिस्ट्री आप देखें ना, जमहूरी हुकूमत कुछ देर चलती है, फिर एक आमरीत का दौर आता है, फिर जमहूरी हुकूमत चलती है, फिर बीबी शहीद के साथ क्या क्या कुछ नहीं हुआ जी, क्या क्या नहीं, एक बाकायदा जमातें खड़ी की गई उनको हराने के लिए। और एक वक्त वो भी था कि जब वो सिर्फ 16-17 मेंबरान के साथ ऑपोजिशन में बैठी, मतलब इट्स एक तारीख है ना, आप उसको झुटला नहीं सकते जी। और उसको मैं बयान करने बैठूंगी तो आपके प्रोग्राम में मैं ही बात करती रहूंगी, लेकिन बात यह है बिल्कुल बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। मैं आगे बढ़ती हूं, इसी को लेके आगे इसी सारे सिनेरियो में जी इन्वॉल्वमेंट रही है बिल्कुल, लेकिन अब उन्होंने फैसला कर लिया है, फरवरी से इनफैक्ट उन्होंने फैसला कर लिया कि अब वो ए पॉलिटिकल रहेंगे, तो लेट्स सी है ना। इस सारे सिनेरियो में ना एक बात और ज़बान ज़दे आम है इस वक्त के एक्सटेंशन के बाद गालिबन 2020 में या 2021 में लंदन में कोई मुलाकात भी हुई है मियां साहब की, बाजवा साहब की, आप इसकी तस्दीक या तरदीद करेंगी? देखिए, मुझे बिल्कुल नहीं पता, मैं ऐसी क्यों बात करूं, लेकिन इमरान खान ने जो कल इंटरव्यू दिया है जिस पे वो कह रहे हैं डबल गेम, तो इससे इमरान खान साहब ने ये तराफ तो ज़रूर कर लिया कि वो पार्ट ऑफ द गेम थे। और ये हमें भी पता है कि 2018 में इमरान खान साहब को कैसे RTS बैठा के कौम पे मुसल्लत किया गया था, और हमें पता है कि उन्होंने इस गेम के अंदर किस तरह अपने ओपोनेंट्स को, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हों, चाहे वो PMLN के हों, हमारे सारे लोगों को एक एक करके इन्होंने पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ किया। तो बेसिकली वही बात है कि इमरान खान कि सामने सारी सच और हकीकत जो होती जा रही है वो सामने खुद ही आती जा रही है। देखिए, जिस तरह अभी मैं कह रही हूँ 2-3 दिन पहले उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं मुज़ाकरात करना चाहता हूँ, और फिर अगले दिन फिर उस पर यू टर्न ले लिया कि मैं मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहता। इसीलिए मैं कह रही हूँ अगर मैंने किसी से मुज़ाकरात करने हो तो पहली तो बात है कंडीशंस नहीं होती, अगर हम नेगोशिएशन या बातचीत करने चाहते हैं तो उस पर शरायत नहीं होती। दूसरी बात है ट्रस्ट या रिलायबिलिटी फैक्टर क्या होता है। एक बंदा जिसने आके आज एक बात करनी है और कल कोई और बात कर देनी है, उस पर क्या आप ट्रस्ट और रिलायबिलिटी करें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि देखें, इमरान खान साहब खुद ही थे जो कहते थे कि अमेरिकी साजिश, और फिर जैसे आपने कहा कि फाइनेंशियल टाइम्स पे उन्होंने उस बात पे भी यू टर्न ले लिया। सेकंड बात हुई, उन्होंने खुद ही कहा कि इस्टेब्लिशमेंट मीर जाफर, मीर सादिक और प्रॉब्लम ये है कि फिर उस पे यू टर्न ले लिया। पार्टी आप लोगों को इस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए कोई स्ट्रेटजी तो बनानी पड़ेगी ना। जी जी, मैं बिल्कुल यही कह रही हूँ। फिर उन्होंने उस पर खुद ही यू टर्न ले लिया कि इस्टेब्लिशमेंट मुझे बचा तो सकती थी। कल उन्होंने कह दिया कि मेरे साथ डबल गेम हो रही है, और आज उनके अपने
इत्तेहादी जो है उन्होंने कह दिया कि इमरान खान साहब झूठ बोल रहे हैं। तो मैं बिल्कुल आपको कह रही हूँ कि नजर तो यही आ रहा है कि खुद ही वो झूठ बोलते भी हैं, खुद ही उस पर यूटर्न भी ले लेते हैं, फिर दोबारा एक झूठ बोलते हैं, फिर यूटर्न ले लेते हैं, फिर इनके दरमियान में जो इनके अपने इत्तेहादी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप लोग इसी बात का इंतजार करते हैं बस कि खान साहब कोई बात करें और खुद उस पर यूटर्न ले लें, लेकिन एज ए पॉलिटिकल पार्टी आप लोगों को खुद भी तो कोई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी ना। खान साहब की पॉपुलैरिटी का ग्राफ देखिए, अगर आप लोग किसी तरीके से इलेक्शन में चले जाते हैं तो ये प्रॉब्लमैटिक एटलीस्ट हो सकता है आप लोगों के लिए, वो चाहे उनका बयानिया सच हो या झूठ हो। अमीर खान साहब ने पहले जब हुकूमत में थे तो उस वक्त कहा करते थे मुझे तो मईशत भी अच्छी नहीं मिली, मुझे तो हुकूमत भी अच्छी नहीं मिली। अब जब उनसे बात होती है तो वजारत खजाना के मामलात खान साहब नहीं देखते थे, नैब खान साहब नहीं देखते थे, खारजा पॉलिसी खान साहब नहीं देखते थे, हर जगह पर वो इदारे के ऊपर डाल रहे हैं, फर्द वाहिद के ऊपर डाल रहे हैं कि सब कुछ वही देखते थे। तो फिर बतौर वजीर आजम इमरान खान साहब कर क्या रहे थे वजीर आजम हाउस? देखिए 19वीं सदी में ना पोकर का खेल बड़ा मशहूर था अमेरिका में, और उस पोकर के खेल में चूंकि धांधली बहुत होती थी, उसमें मक्कारियां होती थी, लड़ाइयां होती थी, तो उन्होंने एक मार्कर तैयार किया और वो छुरी की तरह का था, और उस छुरी के पीछे जो दस्ता था वो नर हिरन के सींग से बनाया गया था। उस मार्कर को कहा गया बक। तो उन्होंने उस धांधली को रोकने के लिए कहा कि जो अगला खिलाड़ी है ना उसको ये बक दे देगा। तो वहां से एक मुहावरा अंग्रेजी जुबान में शामिल हुआ, पासिंग द बक। फिर उस पासिंग द बक का मतलब यह था कि आप जिम्मेदारी दूसरों पर डाल दें। फिर उसका एक मुतजाद मुहावरा आया अंग्रेजी जुबान में, वो प्रेसिडेंट हर्बर्ट हूवर जब अमेरिका का सदर बना, हैरी एस ट्रूमन, जब हैरी एस ट्रूमन सदर बना तो उसने व्हाइट हाउस में जो उसका दफ्तर था और उसके दफ्तर में जो उसका मेज था, उस मेज पे उसने एक तख्ती, लकड़ी की छोटी सी तख्ती रख दी। उस तख्ती पे उसने लिखा द बक स्टॉप्स हेयर। ये नया मुहावरा आ गया कि जिम्मेदारी मुझ पर है, ये दूसरों पर नहीं डाली जा सकती। आप प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, इमरान खान साहब 3.5 साल आप प्राइम मिनिस्टर रहे। ये इंतहाई नॉनसेंस एक्सक्यूज बनता है कि फलां मुझे ये करने नहीं करने दे रहा था, फलां मुझे वो नहीं करने दे रहा था। भाई आप ठोकर मार देते इक़्तिदार को। Exactly. आपने तो आखिरी रात तक, रात 12 साढ़े 12 बजे तक आपने डटे रह के मैं इक़्तिदार नहीं छोड़ूंगा। आपके डिप्टी स्पीकर ने हर तरह की रोंदी मारने की कोशिश की। आज आप कहते हैं मुझे फलानी करने दे रहा था, मान लिया कि वो नहीं करने दे रहे थे। ऐसा होता है जी, जी। हमारे सिस्टम में। बट फिर वो आपके वो वाले प्रिंसिपल्स कहां चले गए थे जो आप पहले कहा करते थे कि अगर मुझे ऐसा इक़्तिदार मिला तो मैं इक़्तिदार में रहना पसंद नहीं करूंगा। सो द बक स्टॉप्स हियर। जो इस वक्त जो बंदा इस वक्त जिसके पास इनाने हुकूमत है, वो कौन को जवाब दे, वो जवाब दे। आज इनके पास इनाने हुकूमत है ना, अब ये भी जवाब दे, इनकी भी जवाबदेही होनी चाहिए। ये डाल देते हैं खान साहब पर, खान साहब डाल देते हैं बाजवा साहब पर, बाजवा साहब डाल देते हैं किसी ज़ैद बकर पर। अजीब तमाशा लगा हुआ इस मुल्क के अंदर। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी, किसी को तो लेनी है। बिल्कुल ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन जी। तो वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। इमरान खान ने जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी को अपनी बड़ी गलती करार दिया है। हालांकि जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन के बाद जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो इमरान खान ही वो वजीर आजम थे जिनके दौरे हुकूमत में मुल्क की तारीख में पहली बार आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी को कानूनी शक्ल देने के लिए बाकायदा कानून साजी की। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ कि इमरान खान ने अपने ही फैसले को गलती करार दिया हो, बल्कि उनकी तस्लीम करदा गलतियों की एक लंबी फहरिस्त मौजूद है। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में तस्लीम किया कि सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजना गलती थी। खान साहब कहते हैं इत्तेहादी जमात का वजीर कानून लगाना भी उनकी गलती थी। खान साहब कह चुके हैं नवाज शरीफ का बाहर जाने देना भी उनकी गलती थी। सिकंदर सुल्तान राजा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाना भी वो गलती समझते हैं। रूस यूक्रेन जंग के माहौल में मॉस्को जाना भी वो गलती समझते हैं। इत्तेहादी हुकूमत को भी वो अपनी गलती करार देते हैं। लेकिन आज भी पंजाब में काफ लीग को वजारत आला देकर बैठे हैं, यानी वो गलतियों से सीखते भी कुछ नहीं है, दोबारा उन्हें करने को तैयार भी हो जाते हैं। इमरान खान ने यह भी तस्लीम किया कि 2018 के इलेक्शन में पार्टी टिकट्स देने में उनसे गलतियां हुई,
गलती तस्लीम कर लेना वैसे तो ये बड़े इंसान की निशानी होती है, लेकिन सियासी नाकामी के बाद, वादे पूरे न होने के बाद गलती कहकर निकल जाना, क्या ये दुरुस्त है? अगर लीडर तमाम अहम फैसलों को अपनी गलती करार दे तो मुस्तकबिल में उस पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? जो शख्स खुद अपने हर फैसले को गलत करार दे, क्या उसे दोबारा मुल्क के फैसले लेने का इख्तियार होना चाहिए? आप दोनों खवातीन की इजाजत से मैं जरा अमीर से इस बात चाहूंगी। अमीर, हर बात अगर गलती है, हर फैसला गलती है, तो फिर क्या दोबारा इख्तियार देना चाहिए? वैसे देखिए, वो जो हफीज जलंधरी ने कहा था ना कि इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा। खान साहब जो है ना, वो मेरा ख्याल है उनकी जो डिसीजन मेकिंग थी वो बहुत फॉल्टी रही है। और अगरचे उनका मंशूर बहुत शानदार है, बड़ी खूबसूरत, बड़ी खुशनुमा किस्म की वो तस्वीर पेश करता है, मेरिट होना चाहिए, वो फैमिली पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, और अदालती निज़ाम ठीक होना चाहिए, फलां ठीक होना चाहिए, फलां ठीक होना चाहिए। लेकिन जब उनके पास कुव्वत नाफजा आई, उन्होंने क्या किया जो आप बता रही हैं कि फलानी करने दे रहा था, फलानी करने दे रहा था। देखिए, पॉलिटिक्स के बारे में एक बड़ा एक बेसिक प्रिंसिपल है पॉलिटिक्स का कि पॉलिटिक्स विदाउट पावर इज नथिंग। मैं जितना अच्छा सियासतदान हूँ, मैं यहाँ बैठ के आपके पास सुकरातियत मुकरातियत झाड़ सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे पास पावर नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। खान साहब बहुत अच्छी बातें करते थे, लेकिन उनको जब पावर मिली तो वो इंतहाई नामुराद हुक्मरान ठहरे। मेरा ख्याल है अगर ये इन्हें में जो कुछ हुआ, अगर ये जो उनको आज सिंपैथीज मिली, अगर इनको माइनस कर दें, तो फरवरी 2022 में मैंने खुद लोगों को देखा है, लोग झोलियां उठा के बद्दुआएं करते थे खान साहब के लिए। वो माशाल्लाह इस पीडीएम हुकूमत की जबरदस्त कामयाबी है। इनको खराज तहसीन मिलना चाहिए कि इन्होंने इमरान खान साहब को, जो अपने बोझ तले खुद कर रहे थे, उनको इन्होंने आज पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर बना दिया है। और मैं कन्विंस्ड हूँ इस बात पे कि वो दोबारा जब पावर में आते हैं, अगर वो पावर में आने के बाद, ठीक है, इंसान सीखता है। वैसे इस वक्त मईशत की और ओवरऑल जो हालत है ना, तो वो पीडीएम की गवर्नमेंट को इस वक्त शुक्र मनाना चाहिए कि सारी सियासत इस वक्त खान साहब के गिर्द घूम रही है, वरना इनके लिए भी यही हाल हो रहा होता। ये इनके मामला सारे दबे हुए हैं, छुपे हुए हैं, लोग उस तरह से, मीडिया भी फोकस ज्यादा खान साहब की तरफ है, इनकी तरफ नहीं है। लेकिन खान साहब दोबारा भी अगर कम बैक भी करते हैं, पावर में आए भी किरण, तो उनके पास पाकिस्तान को ठीक करने के लिए कोई जादू की छड़ी या जादू का चिराग नहीं होगा। मईशत और कुछ चीजें ऐसी हैं वो कोई भी ठीक नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते। वो होंगे सिर्फ और सिर्फ एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी के जरिए से। उस पर कंसेंसस बिल्ड करना पड़ेगा। आपको इकोनॉमी को ग्रे से निकाल के ब्लैक एंड व्हाइट में रखना पड़ेगा। जब तक इकोनॉमी ग्रे जोन में रहेगी, इकोनॉमी कभी ठीक नहीं होगी। इनको तय करना पड़ेगा कि हम में से जो भी पावर में आएगा, 1, 2, 3 ये इश्यूज हैं, इनके ऊपर पॉलिटिक्स नहीं करेगा। लेकिन ये तय नहीं करेगा। वैसे आपने वो मईशत की बात की, तो हिना की मौजूदगी में इनका फायदा उठाते हुए, हिना, ये इसहाक डार साहब ने आना था, मईशत को बेहतर हो जाना था, ये क्या हुआ है? क्योंकि इस वक्त खान साहब के इर्द गिर्द सियासत घूम रही है, तो आप लोग तो बड़े फायदे में, जो भी खामियां कोताहियां हो रही हैं हुकूमत से, उस पर नजर नहीं है या वो दिखाई नहीं दे रहे हैं अभी। लेकिन वो इसहाक डार साहब ने जैसे ही आना था, सारे मामला हल हो जाने थे। ये तो मईशत को आप खुद भी जानती हैं बहुत अच्छे तरीके से कि बुरा हाल हो रहा है इस वक्त हमारा। किरण, सबसे पहले तो आपने एक क्वेश्चन पूछा कि इमरान खान साहब को दोबारा चांस देना चाहिए, कि आना चाहिए कि नहीं। तो मैं अभी, आपने कल उनकी एक ट्वीट देखी थी जिसमें वो लोगों को खुदकुश हमले के बारे में कह रहे थे। तो सबसे पहले तो अगर वो ट्वीट ही पढ़ें तो हम कह दें कि खुदा ना खास्ता ऐसे बंदे को दोबारा नहीं आना चाहिए। मैं वही कह रही हूँ, रोज़ इनके मैं बिल्कुल यहाँ बैठ के इकॉनमी को डिफेंड नहीं कर रही, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताऊँ कि इनके 3.5 ईयर्स में इन्होंने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के नहज तक ले गए। ये बिल्कुल पासिंग द बक वाली बात नहीं है। हमें पता है कि इन द लास्ट 3.5 ईयर्स जिस तरह इकॉनमी को तबाह बर्बाद किया गया, जिस तरह ये खुद इमरान खान साहब कह चुके थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की नहज तक पहुंच गया है, शब्बर जैदी साहब का ट्वीट था। तो ये सब चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं। हम इस तरह नैब की बात देख लें कि ये अभी आके कहते हैं कि नैब जो है वो मेरे कंट्रोल में नहीं था, लेकिन हमने देखा है कि लास्ट 3.5 ईयर्स में किस तरह सारी पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को
विक्टिमाइज किया गया। फिर हम फॉरेन पॉलिसी को देखने कि इमरान खान कहता है कि मेरी बेस्ट फॉरेन पॉलिसी है, लेकिन हमने देखा कि उन्होंने कहा कि मैं साइफर पे खेलता हूँ। फिर हम देख लें कि ये कहते हैं, एक तरफ कहते हैं मैं अदारों को मजबूत करना चाहता हूँ, लेकिन खुद ही एस्टैब्लिशमेंट पे भी अटैक करते हैं, खुद ही इलेक्शन कमीशन पे अटैक करते हैं। और अभी देख लें ये डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो पार्लियामेंट को तोड़ने की बात डेमोक्रेसी नहीं है। ये अगर हम जिस तरह बिल्कुल ये बात हो रही है कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन होना चाहिए, सारी पार्टीज को चाहिए कि वो पार्लियामेंट में इकट्ठे बैठें और पार्लियामेंट में चीजों को सॉल्व करें। और मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज दूं, अभी परवेज इलाही साहब का इंटरव्यू चल रहा है और वो कह रहे हैं कि पहली तो बात है कि मार्च से पहले असेंबलीज डिसॉल्व नहीं होंगी, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि मैंने ऐसा कोई खत इमरान खान साहब को नहीं दिया। तीसरी बात उन्होंने कहा कि मैं कहता था एस्टैब्लिशमेंट को कि बुज़दार को चीफ मिनिस्टर नहीं लगाना चाहिए। तो मैं आपको यही पहले भी बात कह रही हूँ कि हम देख रहे हैं कि मोनस इलाही साहब सामने आ रहे हैं, हम देख रहे हैं परवेज इलाही साहब सामने आ रहे हैं और वो खुद ही इंकशाफात करते जा रहे हैं। उन्होंने क्लियरली अभी अपने इंटरव्यू में कह दिया कि मार्च से पहले असेंबलीज डिसॉल्व नहीं होंगी। उन्होंने खुद कह दिया कि ऐसा कोई लेटर नहीं है जो इमरान खान को मैंने दिया है। तो आप लोग वैसे आप लोग क्या इसी एक्शन का वेट कर रहे हैं ना? जो आप लोग मुस्लिम लीग नून का जो इजलास हुआ उसमें तो किसी किस्म का कोई फैसला नहीं आ सका पंजाब हुकूमत के हवाले से, तो आप क्या इमरान खान साहब के एक्शन का वेट कर रहे हैं या परवेज इलाही साहब के स्टेटमेंट का वेट कर रहे थे? आप क्लियर है, मैं आपको बिल्कुल बता दूं, हमारा फैसला बिल्कुल क्लियर है। हमने इलेक्शंस जो है वो अक्टूबर 2023 से पहले नहीं कराने। क्लियरली हम चाहते हैं कि पाकिस्तान, क्योंकि मैं पंजाब की बात कर रही हूँ, इकोनॉमी की जो अदम एतमाद लाने की आप लोग बात कर रहे थे, तो अदम एतमाद कब लेकर आ रहे हैं? या अगर इलेक्शंस में ही जाना है तो उसके हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ ना? आप लोगों का पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी हो गया लेकिन कोई फैसला तो नहीं हुआ। मैं वही कहती हूँ किरण, कुछ चीज़ों को थोड़ी सरप्राइज ही रहने दें और बहुत जल्दी ये सब कुछ भी होएगा, लेकिन इलेक्शंस जो है वो अक्टूबर 2023 से पहले नहीं होंगे। इसके अलावा इस वक्त आपको पता है जिस तरह पूरा पाकिस्तान सैलाब की सूरत हाल में, जिस तरह इकोनॉमी के ऊपर हमें चाहिए कि हम सारी पार्टीज इकट्ठे बैठ के चार्टर वैसे है ना, ये ऑन रिकॉर्ड है, अभी तक आप लोग कोई सरप्राइज नहीं दे सके, लेकिन खान साहब ने आपको हर थोड़े दिनों के बाद एक नया सरप्राइज दिया है। पॉलिटिकली वो कोई ना कोई सरप्राइज दे देते हैं, लेकिन क्योंकि जरदारी साहब के हाथ में है आपका पंजाब का टास्क, तो शर्मिला आपके पास, जी मैं आती हूँ दोबारा आपकी तरफ, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है। मैं शर्मिला काफी देर से खामोश बैठी है, कौम को बेवकूफ बना रहे हैं, वो रोज आके कोई एक झूठ बोल देते हैं, बाद में वो खुद ही यूटर्न। लेकिन देखें वो जब वो जो बात करते हैं फिर आप लोग उसके ऊपर सोचना शुरू हो जाते हैं ना, आप लोग उसका काउंटर नैरेटिव लाने की कोशिश तो करते हैं ना, फिर आप भी सरप्राइज की बात करें तो खान साहब ये तो माने ना कि सरप्राइजेस तो आपको दे रहे होते हैं। शर्मिला जरदारी साहब के हाथ में है पंजाब का सारा मामला, तो कोई स्ट्रैटेजी तैयार हो रही है? आज परवेज इलाही साहब ने मार्च की बात कर दी। जी पाकिस्तान मुझे इजाजत देना, अगर डेमोक्रेसी के है ना, मुझे इजाजत देना शर्मिला साहिबा पे कमेंट लेने की इजाजत दें, सियासत क्या जी देने। ठीक, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है। जी शर्मिला, जरदारी साहब अब देख रहे हैं पंजाब में क्या प्लान कर रहे हैं? देखिए किरण, सबसे पहली बात हुई कि एक तवील आपने फहराई थी कि इमरान खान साहब अपनी तमाम गलतियां मान गए। एक गलती वो अभी तक नहीं माने और वो भी जल्द मान जाएंगे इंशाल्लाह, वो बोजदार साहब को वजीर आला पंजाब लगाने का। जहां तक बात है कि पंजाब में अब क्या होने जा रहा है, पंजाब में कुछ भी होने नहीं जा रहा है। पंजाब के अंदर देखिए, इस वक्त पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है माशी बहाली की। एक तरफ आपके सैलाब ज़दगान जो हैं वो बैठे हुए हैं जिनकी बहाली के ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा, माँ सिवाय चंद लोग जो वाकई इस कौम का दर्द रखते हैं, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं और जनाब आपके वज़ीर आज़म साहब हैं, जो अभी शर्म शेख के अंदर भी एक बहुत बड़ी कामयाबी ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, उन तमाम ममालिक के लिए जो वो इंडस्ट्रियल ममालिक से डसे हुए हैं, जिनकी वजह से ये क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्लडिंग हो रही है और मजीद एक्सपेक्टेड है इन कमिंग ईयर्स। देखिए बात यह कि इस वक्त आपको फोकस करना चाहिए। इलेक्शंस तो एक मजाक बना दी इमरान खान साहब ने। माजी में कुछ ही अरसा पहले अभी जब बाय इलेक्शंस हुए तो मैं तो हैरान थी कि उनको अपनी जमात से कोई इस काबिल या मोतबर शख्स नहीं मिला जिसको वो उन सीटों पे खड़ा करते। सारी की सारी सीटों पे खुद खड़े हो गए।
आइंदा आने वाले दिनों के अंदर क्या 550 सीटों पे खुद खड़े रहेंगे खान साहब? ही डज नॉट इवन हैव पीपल, इलेक्टोरेट्स नहीं है उनके पास, अपनी पार्टी में वो एतबार नहीं करते किसी के ऊपर, ना वो समझते हैं कि इस काबिल वो। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, दूसरी चीज ये है, वही रहती हैं, आपको अच्छे तरीके से पता है एक वक्त कराची के लिए कहा जाता था कि पतंग के निशान पे वोट मिलते हैं, तो अब खान साहब का ये नैरेटिव है कि बल्ले के निशान पे उनको वोट पड़ेंगे। मुझे ये बताइए कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए आपके पास मसला पता क्या है, नंबर्स अब इशू पता क्या हो गया है, अब इशू पता क्या है, अब लोग बल्ले के निशान को वोट देने को तैयार नहीं है। एक जमाने में ये बिल्कुल कहा जाता था, और ऐसा कराची में हुआ, क्योंकि बहुत दफा जब हमने पूछा कि आपको मालूम है आपका कैंडिडेट कौन है, उनका हमें नहीं पता, हम दूसरे बल्ले को वोट देने के लिए जा रहे हैं। लेकिन अब वो कहते हैं कि जी बल्ले के अलावा किसी और को वोट देंगे, बल्ले को नहीं देंगे, बिकॉज डिलीवरी आपके सामने है, यू टर्न्स आपके सामने है, तारीखी गुर्बत, बेरोजगारी आपके सामने है। तो देखिए ना, जब आपको 3 साल मिले फिर तो इस हिसाब से तो फिर ये तो विन विन सिचुएशन है ना, फिर तो आप लोगों को फॉरेन इलेक्शन में चले जाना चाहिए। देखिए बात सुने, हर चीज इलेक्शंस नहीं होती है किरण। बात ये होता है कि हम जब लॉन्ग मार्च के लिए निकले थे, और जब हमने ये बात कही थी, शुरू में हमने बात की थी पीडीएम के अंदर कि हमारे पास इस्तीफे देना शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट, उससे पहले हमें नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहिए, विच इज अ वेरी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डेमोक्रेटिक पंजाब में नंबर्स पूरे हो गए हैं आपके पास, और वही हुआ। अब क्योंकि अब पंजाब में नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात हो रही है ना, नंबर्स पूरे हो गए, कितने लोग हैं पाकिस्तान? देखिए बातें तो बहुत सारी होनी है, जिस दिन चाहेंगे आप यकीन करें किरण, जिस दिन ये ठान ली गई कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना है और परवेज इलाई को घर भेजना है, तो फिर चंद मिनटों का काम है। रिमेंबर दिस। तो अभी इंतजार, जब हम ये कहते थे कि हम नेशनल असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे और इमरान खान को घर भेजेंगे, तो लोग कहते थे आपके पास तो नंबर ही नहीं है, कैसे करेंगे? जोड़ते रहते थे टॉक शोज के अंदर, ये जी 2 4 6 नहीं जी 10 कम है, 5 कम है, 6 कम है। क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? हो गया ना। सो ये मुश्किल काम नहीं है, इट इज नॉट डिफिकल्ट। सियासत में कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, तो आप लोग तो एक सिर्फ ठान लेने वाली बात है और नीयत साफ होनी चाहिए। अब पंजाब में इंतजार किस बात का करें शर्मिला? देखिए, हम चाहते हैं कि इस वक्त इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ जाएं। क्या यही रह गया है? हुकूमतें गिराना चढ़ाना, गिराना चढ़ाना। वक्त कितना रह गया आपके पास? आज आप खड़े हैं 4 दिसंबर को, अक्टूबर 2023 के इलेक्शंस हैं, अगस्त 2023 में असेंबली अपनी मुद्दत पूरी कर रही हैं। अब 6 महीने में क्या आप हुकूमतें गिराएंगे उठाएंगे? हाँ, लेकिन अगर कोई, जाहिरी बात है, ऐसा कोई काम शुरू हो गया या ऐसी कोई बर्बादी शुरू हो गई जैसे वफाक में हो गई थी, आप बड़ी वैलिड बात ये काम करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है प्रॉब्लम ये है कि खान साहब तो कह रहे हैं कि फिर इलेक्शन पे बात करें, वरना दिसंबर के एंड में वो असेंबली डिसॉल्व कर देंगे। देखिए ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि इत्तेहादी नहीं मान रहे खान साहब के साथ बैठने के लिए, और सबसे बड़े इत्तेहादी तो आप हैं। लेट मी रेटरेट वन थिंग, किसी एक शख्स की विम्स एंड फैंसीज के ऊपर इलेक्शंस नहीं होंगे इस मुल्क के अंदर। किसी एक शख्स की अना की वजह से या मैं की सियासत के ऊपर इस मुल्क में सियासत नहीं होगी। मुझे बड़ी खुशी होती है अगर खान साहब तमाम चीजें तर्क करके सैलाब जदगान की बहाली के लिए मार्च करते, धरना करते। ये जो उन्होंने शोशा छोड़ा है नया कि जी इस्तीफे देंगे, फला करेंगे, दिस वाज अ फेस सेविंग, क्योंकि इनकी लॉन्ग मार्च में तो लोग नहीं आ रहे थे। पहले कहते थे तारीखें नहीं दे रहे, फिर कहते थे हम हुकूमत को सरप्राइज देंगे, इसलिए तारीखें नहीं दे रहे थे। फिर जब इवेंचुअली पहुंचने लगे 26 तारीख को पिछले महीने की थी, आई डोंट इवन रिमेंबर, लेकिन बात यह है कि जब आए तो कहा कि जी अब आगे का लाइमल बताएंगे। फिर अचानक से एक यू टर्न लिया कि जी हमें धरना नहीं देना, लॉन्ग मार्च नहीं करनी है, अब तो हम इस्तीफे देंगे। तो भाई दे दो इस्तीफे, हु स्टॉपिंग यू? दिस वाज अ फेस सेविंग बिकॉज इनकी मार्च में लोग नहीं थे। वो कौन से शख्स थे साहब जिन्होंने, आई थिंक परवेज इलाई थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे हिना करेक्ट करें, जिन्होंने पता नहीं वो लॉस एंजलिस की कोई मार्च थी, मैराथन थी, जिसकी तस्वीर डाल दी थी कि ये लॉन्ग मार्च है। दिस इज द काइंड ऑफ जोक दैट इज बीइंग प्लेड इन दिस कंट्री बाय द पॉलिटिशियंस इन द ऑपोजिशन। मसला ये है कि देखिए फोकस करें कि दीगर लोगों ने किसी ने डाली थी, वो ट्वीट की थी पिक्चर, हाँ डाली थी, किसी ने डाली थी, और आई थिंक इन्होंने भी डाली थी, आई डोंट रिमेंबर, जस्ट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। बिकॉज ये इतनी सारी चीजें करते हैं ना एक दिन के अंदर के वो नाम और चीजें याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
सो कभी कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। इनके अपने लोग, हम हमेशा ही कहते थे भाई आपके अपने इत्तेहादी आपको छोड़ देंगे, ये मानते नहीं थे हमारी बात। यही हुआ, इनके अपने इत्तेहादी इनका साथ छोड़ गए। लेकिन शर्मिला देखें, आप लोगों ने, क्योंकि मुल्क की मईशत का भट्टा बैठ रहा था, फिर वो मरियम साहिबा ने एक महंगाई मुकाम मार्च किया, बिलावल ने एक मार्च किया, और उसके बाद आप लोगों ने फाइनली ये डिसाइड किया, अदम एतमाद लेकर आया और खान साहब की हुकूमत को चलता कर दिया। तो फिर यहां पर भी एक बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए अगर वो बैठने की बात कर रहे हैं तो बैठ जाएं, बात कर लें, एक अनसर्टेनिटी जो है उसको तो एटलीस्ट खत्म करें ना। ये आपको लगता है कि गवर्नमेंट को ही खुद आगे बढ़ना चाहिए अगर एक बात खान साहब कह रहे हैं और फिर अगले दिन उसको ये भी कह रहे हैं कि मेरी बात को शायद गलत परसीव कर लिया गया है, तो शायद गवर्नमेंट को खुद ही कोई स्टेप नहीं लेना चाहिए। अगर आप इजाजत दें मैं पर्सनली ये बात बिल्कुल समझती हूँ कि सियासत के अंदर और बिलखुसूस एक फाल जमहूरियत के अंदर बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, हमेशा खुला होना चाहिए, खुला होना चाहिए। दो बातें कही है शर्मिला साहिबा ने। एक तो उन्होंने कहा कि अब लोग बल्ले को वोट नहीं देंगे, वो खंबे वाली बात नहीं है। कराची से जिमनी इलेक्शन जीते हैं महमूद मौलवी, मैं नहीं जानता था महमूद मौलवी कौन है, तो ऐसी बात नहीं है, अंडर एस्टिमेट ना करें आप। एक दूसरा ये कि जब चाहेंगे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आएंगे। सुप्रीम कोर्ट इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को गैर आईनी करार दे चुकी है। आप 5-10 बंदे उनके खरीद के और उनको उनके खिलाफ बगावत या वफादारी तब्दील करवा के हुकूमत तो टॉपल कर देंगे, लेकिन एक वो जमात जो खुद को कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट कहती है, वो जमात जो खुद को आइन की और जमहूरियत की सबसे बड़ी पासदार कहती है, क्या वो फिर इस मुल्क में रविश को ठीक करने जा रही है गैर आइनी काम करके? अब आ जाए इमरान खान साहब की तरफ। देखें, इमरान खान साहब जो मुतालबा कर रहे हैं उस मुतालबे पर बहस हो सकती है कि इलेक्शन आज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन हमेशा जो लीड लेनी होती है वो हुकूमत ने लेनी होती है। हमेशा जो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है वो हुकूमत पर आयद होती है क्राइसिस से मुल्क को निकालने की। हुकूमत ये नहीं कहती है कि तुम्हें मच जेल के मिर्ची वार्ड में डालेंगे। हुकूमत ये नहीं कहती है कि तुम इस्लामाबाद में आओगे तो तुम्हें उल्टा लटका कर मारेंगे। हुकूमत ये नहीं कहती है कि सिर्फ तुम्हारे कंटेनर के लिए 1000 शेल रखे हुए जो सिर्फ तुम्हारे कंटेनर पर 1000 शेल मारेंगे। हुकूमतें इस तरह बात नहीं करती हैं। हुकूमतें एक विन विन सिचुएशन निकालती हैं। जब आप एक डेमोक्रेटिक फोर्स एक दूसरी डेमोक्रेटिक फोर्स के साथ डेमोक्रेटिक मीडियम के जरिए बात नहीं करेगी, तो फिर आप खुद दावत दे रहे हैं इस मुल्क में कि डेमोक्रेसी कमजोर हो। आप दावत दे रहे हैं कि कोई नॉन डेमोक्रेटिक फोर्स आके बीच में फिर वो शरारत करे या वो डंडा उठा के या हंटर उठा के दोनों में से किसी एक को बिठाए। इमरान खान एक मुतालबा कर रहे हैं इलेक्शन का। इलेक्शन का मुतालबा देखिए, डेमोक्रेसी के अंदर आज आप कह दें या मैं कह दूं फॉर एग्जाम्पल कि जी मईशत ठीक नहीं, इलेक्शन होना चाहिए, सो व्हाट, ये कोई गैर आईनी मुतालबा तो नहीं है। आप एंगेज करें इमरान खान को। वो कहते हैं कि जी आज इलेक्शन करवाएं, आप कहते नहीं हमने आज नहीं करवाना, हम 3 दिन के बाद करवाएंगे, तो ना आपकी ना मेरी, हम परसों करवा लेते। कोई विन विन सिचुएशन निकाल रहे हैं ना। जरूरी तो नहीं कि इमरान खान की बात आप माने मिनवान। अगर वो कहें जी आज रात करवाएं तो आप ना करवाएं आज रात। आप कहते हैं अक्टूबर, आप बज़िद हैं कि हमने अक्टूबर में करवाना है। हम बड़ी अच्छी डिस्कशन करें, लेकिन अभी मुझे वो परवेज इलाही साहब की बड़ी इंटरेस्टिंग बातें पता चल रही हैं। परवेज इलाही साहब कह रहे हैं कि इमरान खान को ना मीर जाफर नहीं कहना चाहिए था, जनरल बाजवा। वो तो देखिए, वो और मोनिस इलाही तो पूरी तरह से इस वक्त जनरल बाजवा को डिफेंड कर रहे हैं, और उन्होंने तो खैर ये भी कह दिया कि हमारे पुराने ताल्लुकात हैं 1980 से इस्टेब्लिशमेंट के साथ, परवेज इलाही साहब ने कहा, और इदारों के साथ। और मोनिस इलाही साहब ने तो डिफेंड किया है इसी प्लेटफॉर्म पे, मेरा ख्याल जहाँ भी परवेज इलाही साहब का इंटरव्यू चल रहा है, और उन्होंने जनरल बाजवा, वो लग नहीं रहा था कि ये इमरान खान के साथ है, वो लग रहा था ये जनरल बाजवा के साथ है। तो चूंकि उनके ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन साथ में जनरल फैज के हवाले से बड़ी तनकीद कर रहे हैं। उनके 4 साल जो बातें नहीं मानी है जनरल बाजवा की, उसकी वजह से बड़े मसाइल हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, जनरल फैज ने तो गलत मशवरे दिए इमरान खान को, या इमरान खान के गलत मशवरों को उन्होंने अमली जामा पहनाई, उनका काम नहीं था। वो सही कह रहे हैं परवेज इलाही कि उस्मान बुज़दार को अगर आप डिफेंड करेंगे, उस्मान बुज़दार इज अ डिजास्टर। आप एक डिजास्टर को ला के 11 करोड़ 12 करोड़ की आबादी के सूबे के ऊपर आप मुसल्लत कर दें, 3.5 साल पर आप बज़िद रहें, और आप उसको नाम दें वसीम अकरम प्लस और कभी कोई बुज़दार प्लस। आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं उस मुल्क में, उस सूबे में रहने वाले 12 करोड़ लोगों को।
तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं परवेज इलाही साहब, वो जो जनरल फैज ने इनसे फैसले करवाए इमरान खान ने, या इमरान खान ने जनरल फैज को कहा भाई ये मेरे काम करो, वो दोनों सूरतों में गलत था। सही। अच्छा है ना, ये आजम स्वाति साहब के खिलाफ जो संगीन इल्जामात हैं उस पर गिरफ्तारी हो रही, जिस्मानी रिमांड हो गया, फिर जो कुछ हो रहा है हुकूमत समझती है कि दुरुस्त कर रहे हैं आप लोग जो कर रहे हैं? पहले तो शर्मिला ने वो एक पिक्चर की बात की, जो लॉस एंजलिस की पिक्चर वो शेख रशीद साहब ने लगाई थी और उनका बड़ा मजाक भी उड़ाया गया, तो वो मैंने कहा वो मैं बता दूं शेख रशीद ने लगाई थी। पहली बात। सेकंड बात आपने बहुत अच्छी की, मैं यही आपको बताना चाह रही थी कि परवेज इलाही साहब ने खुद कह दिया है कि मैंने असेंबलीज डिसॉल्व नहीं करनी, और उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई खत जो है वो मैंने नहीं इमरान खान को लिखा, और परवेज इलाही साहब ने खुद कह दिया है कि बुज़दार वाज अ वेरी बैड चॉइस। मैं वही कह रही हूँ, हम इस पे उन्होंने आप है ना, मैं थोड़ी सी क्लैरिटी कर देती हूँ। वो कह रहे हैं कि इमरान खान कहेंगे तो हम फौरन असेंबली खत्म कर देंगे, लेकिन हमने इमरान खान साहब को मशवरा दिया है कि चलने दें इसको, अपनी मुद्दत पूरी करने दें, मार्च तक चलने दें इसको। आपको पता है कि मैं आपको यही बताऊं कि आते हुए टाइम में यू विल गेट मोर क्लैरिटी ऑन दिस, सो लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट पंजाब, बिकॉज़ ये खुद ही अब जरा शॉर्टली मुझे बताएं ना, आजम स्वाति साहब के साथ जो हो रहा है वो दुरुस्त हो रहा है? हाँ, मैं नहीं, बिल्कुल मैं आपको वो भी बात बताती हूँ। दूसरी बात, इमरान खान साहब की डेमोक्रेसी के बारे में बात करना या इलेक्शन की बात करना इसलिए हम नहीं मानते क्योंकि इमरान खान ने ये असेंबलीज डिसॉल्व करने वाली बात एक ब्लफ कार्ड खेली थी, जब उनको पता चला था कि उनकी लॉन्ग मार्च अनसक्सेसफुल हो गई और अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है, तो फेस आजम स्वाति का प्लीज मुझे जवाब दे दें, मुझे सेगमेंट क्लोज करना है। और आजम स्वाति की देखें, किसी को भी टीवी पे आके या किसी को भी अदारों के खिलाफ या एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ उनके साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है, तो मैं ये नहीं बात आप इस बात हो रहा है या नहीं हो रहा, सच हो रहा है झूठ हो रहा है, नहीं मुझे नहीं पता कि क्या उसमें सच है, क्या गिरफ्तारी हो रही है, 5 रोज का जिस्मानी रिमांड दे दिया जाता है, इधर से उधर शिफ्ट किया जाता है, किसी को भी अलाउड नहीं होना चाहिए जो भी एस्टैब्लिशमेंट पे या अदारों पे आके इस तरह की तनकीद करें। मैं इस चीज को कंडेम जरूर करती हूँ। शहबाज गिल पे बलूचिस्तान में एफआईआर हो गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका। आप तीनों मेहमानों का प्रोग्राम में साथ मौजूद थे, शर्मिला फारूकी साहिबा, हिना परवेज और साथ साथ अमीर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। अरब ममालिक की तरह ईरान में भी नाज़रीन तब्दीली की हवा चल पड़ी है। इसे आलमी दबाव का नतीजा कहिए या फिर महसा अमीनी की मौत के बाद होने वाले हंगामों का असर, जो ईरानी हुकूमत को अपने नजरियाती मौक़िफ़ और उसूलों से बैकफुट पर ले आए हैं। ईरानी अटॉर्नी जनरल ने गश्त इरशाद के नाम से कायम मॉरल पुलिस खत्म करने का ऐलान कर दिया है, साथ ही कवानीन में मजीद नरमी का इंदिया भी दे दिया है। मॉरल पुलिस वो खुसूसी यूनिट है जिनका काम इस्लामी कवानीन बिलखुसूस ईरान में हिजाब की पाबंदी पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है। 13 सितंबर को मुबैना तौर पर इसी पुलिस की हिरासत में 22 साला महसा अमीनी नामी खातून की हलाकत के बाद से पूरे मुल्क में हंगामा आराई और झड़पों का सिलसिला जारी था, जिसमें अब तक फौजी एहलकारों समेत 200 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। सैकड़ों मुजाहिरीन भी जेर हिरासत हैं। यूं तो सन 1979 में इस्लामी इनकलाब के बाद से ही ख़वातीन के लिए हिजाब को लाजमी करार दे दिया गया था, लेकिन इखलाकी पुलिस नामी ये फोर्स साबिक सदर महमूद अहमदी निजाद के दौर में सन 2006 कायम हुई थी, लेकिन अदामत पसंद और इस्लाह पसंद गिरोहों के दरमियान बटी ये ईरानी सियासत में हमेशा ही हिजाब की पाबंदी और इस फोर्स के दायरा कार पर शदीद इख्तिलाफात रहे हैं। इस्लाह पसंद साबिक सदर हसन रूहानी के दौर में ईरानी ख़वातीन को लिबास के हवाले से कुछ हद तक छूट भी दी गई, लेकिन फिर क़दामत पसंद इब्राहिम रईसी के सदर बनने के बाद से इस्लामी क़वानीन के निफाज में सख्ती देखी गई। महसा अमीनी की हलाकत के खिलाफ मुजाहरे करने वालों को बैरूनी एजेंट कहा गया, लेकिन बिलाखिर अवामी दबाव के आगे हुकूमत को पीछे हटना पड़ा। इससे पहले अरब ममालिक बिलखुसूस सऊदी अरब की जानिब से भी कई कवानीन में नरमियाँ बढ़ती गई हैं। उम्रे की अदायगी के लिए महरम की शर्त ख़त्म की गई है, ख़वातीन को गाड़ी चलाने की इजाज़त मिली है, सिनेमा खोले गए हैं। अरब और खलीज फारस में एक नई जिंदगी रही है। प्रोग्राम का वक्त भी अपने अख्तिताम को पहुंचा है। इंशाअल्लाह अगले जुमे नाज़रीन से फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।